दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। दिन रात सांझ सवेरा तथा इसी प्रकार शिशिर वसंत तथा अन्य ऋतुओं का आगमन एक के बाद एक होता रहता है। तात्पर्य है कि समय का चक्र घूमता रहता है और साथ ही हमारी जीवन भी हमारा बीतता जाता है। फिर भी हम न तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और न ही कामनाओं को कम करते हैं। अतः आदि शंकर के सत्परामर्श के अनुसार गोविंद के शरणागत होते हुए प्रभात की वेला में करता हूँ आप सभी का वंदन एवं अभिनंदन। सुप्रभातम कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूँ आपके साथ गवीश द्विवेदी। सुप्रभातम के कलेवर को जानने के क्रम में आइए सबसे पहले प्रथम प्रभाग आज के पंचांग को देख लेते हैं और जान लेते हैं क्या है आज तिथि वार एवं क्या चल रहा है इस समय नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि बुधवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। पंचांग की प्रस्तुति के बाद अब समय है आज के सुवचन या सुभाषित को दिखाने का। प्रयत्न करना नितांत आवश्यक है, यही भाव लिए है आज का हमारा सुभाषित। न दैवमपि संचित्य त्यजेदुद्योगमात्मनः अनुद्योगेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हति। दैव यानी भाग्य का विचार करके व्यक्ति को कार्य करने का प्रयास नहीं त्यागना चाहिए। भला समुचित प्रयास के बिना कौन तिलों से तेल प्राप्त कर सकता है। One should not depend only on fate without hard work. Who has achieved success without hard work? Can anyone extract oil from a seed without initiative? कहते हैं प्राचीन समय से ही भारतीय शासन व्यवस्था में सभी वर्गों और समुदायों का प्रतिनिधित्व होता है। इसके कई प्रमाण मिलते हैं। विशेषतः बौद्ध और जैन संघों में प्रचलित लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विषय में जानने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आइए देख लेते हैं यह विशेष रिपोर्ट। भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं की मजबूती के बारे में 2000 वर्ष पूर्व के सबसे प्रभावशाली पाली ग्रंथ दीघ निकाय से पता चलता है। यह हमें बताता है कि विश्व में विचार विमर्श और सहभागिता की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक प्रणाली में से एक बौद्ध संघ है, जहां शासन करने का अधिकार जनजातीय प्रणाली के बजाय निर्वाचित योग्यता के आधार पर अर्जित किया जाता था। गौतम बुद्ध भी यहाँ पर लगभग 3 बार आए और उन्होंने इस गणराज्य की सफलता के 7 कारण गिनाए हैं जो उनके साहित्य में हमको प्राप्त होते हैं। वो कहते हैं कि पहला कारण है सभी संघों की जल्दी जल्दी वो सभाएं करते थे और अधिक से अधिक सदस्य उसमें भाग लेते थे और राज्यों के कामों को बिल्कुल मिलजुल करके करते थे। फिर जैसे वृद्ध व्यक्तियों के विचारों का पूरा वहां सम्मान रखा जाता था, कभी महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करता था और अपने धर्म में दृढ़ विश्वास रखते थे और सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। 2000 वर्ष पूर्व भी सभी प्रमुख मुद्दों का समाधान बहुमत के निर्णय के आधार पर किया जाता था। परिषद में पीठासीन अधिकारी को इस आधार पर चुना जाता था कि वह पक्षपात, घृणा या मूर्खता से प्रभावित न हो। वह महत्वपूर्ण विषयों पर तब चुनाव करवाता था जब उसे विश्वास होता था कि यहाँ धर्म को मानने वालों की संख्या अधिक है, जिससे संघ विभाजित नहीं होगा और भिक्षुक अपने विचारों के अनुसार मतदान करेंगे। साथ ही अपने विवेक के अनुसार वह मतदान को गुप्त या
प्रत्यक्ष रूप में रखने का निर्णय लेता था। प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद उस पर 3 बार मतदान किया जाता था। यदि उपस्थित लोगों द्वारा कोई विरोध नहीं होता तो प्रस्ताव पारित होकर नियमानुसार अधिनियम बन जाता था। अराजकता की संभावना होने पर नेता के चुनाव के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। इसे महासमत या चयनित प्रतिनिधि कहा जाता था और इसके लिए परिषद में एक चुनाव आयोजित किया जाता था। राजा को जनता और सेठों द्वारा उनकी सुरक्षा और उनके नाम पर शासन करने के लिए चुना जाता था। ऐसे राज्य को गणराज्य यानी जनता द्वारा शासित राज्य कहा जाता था। शिलालेखों में उल्लेख है कि जब तक लोग समय समय पर मिलकर सार्वजनिक बैठकें बुलाते रहेंगे तब तक वे पतन के बजाय समृद्धि की आशा कर सकते हैं। उसी युग में पूर्वी गंगा के मैदानों में कई गणराज्य या जनपदों का शासन था, जिनमें से कुछ जैन धर्म के अनुयायी थे। नमो लोय सब साहू यह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण मंत्र है। पंच नमोकार जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ का शासक जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाने लगा था और वहां गणतंत्र की स्थापना हुई। अगर दुनिया को सर्वप्रथम गणतंत्र का ज्ञान कराने वाला यह स्थान वैशाली ही है और आज वैश्विक स्तर पर जिस लोकतंत्र की चर्चा होती है, जिसको अपनाया गया है, वो यहाँ के लिच्छवी शासकों की ही देन है। जैन धर्म की प्रमुख दार्शनिक सोच अनेकांतवाद है, जो अनुभूति की बहुलता का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार लोग सत्य के केवल आंशिक रूप को ही देख सकते हैं, जबकि वास्तव में संपूर्ण सत्य के कई पहलू होते हैं। हवय मंगलम इस बहुलतावादी सोच का प्रतीक है, जिसमें सहअस्तित्व और सहिष्णुता स्वाभाविक रूप से समाहित है। जैन धर्म इस विश्वास को स्थापित करता है कि नेतृत्व की क्षमता समाज के भीतर निहित होती है। जैन ग्रंथ राजनीति में सुधार के लिए मंथन का उदाहरण देते हैं। जैन और बौद्ध ये 2 भारतीय दार्शनिक प्रणालियां अपनी समतावादी और अहिंसक लोकतांत्रिक परंपराओं के कारण आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। इन विचारों ने भारतीय मानसिकता को गहराई से प्रभावित किया है और विश्व को 3 सहस्त्राब्दियों से समृद्ध करता आ रहा है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में बौद्ध और जैन संघों में प्रचलित लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानने के बाद कार्यक्रम में अब समय स्वास्थ्य से जुड़ी बात करने का। सीओपीडी विश्व में मृत्यु का एक बड़ा कारण है। यह एक ऐसा रोग है जिससे फेफड़ों को क्षति पहुंचती है और रोगी की स्थिति गंभीर हो जाती है। आज विश्व सीओपीडी दिवस है। आइए जान लेते हैं कि सीओपीडी होने के क्या कारण होते हैं और इसमें बचाव के लिए क्या कुछ करना आवश्यक होता है। वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है क्योंकि इसका प्रभाव संपूर्ण स्वास्थ्य पर होता है। वायु प्रदूषण से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। प्रदूषित कण हमारे श्वसन तंत्र में जाते हैं और उसे प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से श्वसन संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसी एक समस्या है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे सीओपीडी भी कहते हैं। ये एक श्वसन रोग है जिससे दुनिया भर में काफी लोग प्रभावित होते हैं। आज विश्व सीओपीडी दिवस है। सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यह एक ऐसी बीमारी है जो अत्यधिक स्मोकिंग, वेपिंग या फिर हाई पॉल्यूशन लेवल्स के एक्सपोजर से होती है। इसमें मरीजों की सांस की नलियों में सिकुड़न हो जाती है, जिसके कारण वह लगातार सांस फूलने की तकलीफ से गुजरते हैं। लंबे समय तक खांसी रहती है और यह समय के साथ बढ़ती ही जाती है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज फेफड़ों को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से व्यक्ति में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सीओपीडी के प्रभाव से वायु मार्ग के अंदर सूजन और जलन उत्पन्न होती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस फेफड़ों में हवा ले जाने वाली नलिकाओं को क्षति पहुंचाता है। इससे नलियों की परत में सूजन आ जाती है। इन नलियों को
ब्रोंकाई कहा जाता है। सूजन फेफड़ों में हवा के अंदर और बाहर जाने के प्रवाह को रोकती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को समस्याएं भी होने लगती हैं। फेफड़ों की छोटी हवा की थैलियां, जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है, सीओपीडी की वजह से ये क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति ऑक्सीजन ठीक रूप से नहीं ले पाता और ये वायु के प्रवाह को सीमित और अवरोधित करता है, जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में समस्या, खांसी, बलगम और कुछ अन्य तरह के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। कई कारक हैं जो सीओपीडी की संभावना को बढ़ा सकते हैं। अधिक प्रदूषित वातावरण में रहना, खाना बनाने के लिए जैव ईंधन का प्रयोग करना, बीड़ी या सिगरेट का सेवन करना, इन सभी से सीओपीडी का खतरा बढ़ जाता है। ये रोग धीरे धीरे बढ़ता है और फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है, जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में समस्या होती है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से प्रभावित व्यक्ति में हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर और कई अन्य तरह की गंभीर बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे जैसे समस्या बढ़ती है, व्यक्ति में इसकी जटिलताएं भी बढ़ने लगती हैं और कई तरह के गंभीर लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। इसका डायग्नोसिस करने के लिए यह जरूरी है कि हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यानी कि पीएफटी अपने मरीजों का करवाएं। पीएफटी एक प्रकार का लंग फंक्शन टेस्ट है, जिससे हमें मरीजों की सांस की कैपेसिटी के बारे में पता चल जाता है और समय रहते उनका इलाज किया जा सकता है। यह बीमारी आजकल के पोल्यूशन के सीजन के कारण और ज्यादा बढ़ती दिखती है। इस विश्व सीओपीडी दिवस पर हम सबका यह कर्तव्य है कि हम स्मोकिंग और वेपिंग जैसी बुरी आदतों से दूर रहें, अपना योगदान जितना दे सकें उतना इस पोल्यूशन को कम करने में दें और समय रहते पीएफटी टेस्ट अगर जरूरत पड़ती है तो अवश्य करवाएं। सीओपीडी के उपचार के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें इनहेलर्स के रूप में लिया जा सकता है। इसकी सहायता से वायु मार्ग खुल जाता है और व्यक्ति को श्वसन समस्या में राहत मिलती है। आवश्यक है कि सीओपीडी का सही उपचार करवाया जाए। सही प्रबंधन द्वारा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। यदि आपको सांस लेने में समस्या या श्वसन संबंधी कोई भी असामान्य लक्षण है तो उन्हें लेकर लापरवाही न करें, एक विशेषज्ञ को दिखाएं। सीओपीडी के लक्षणों को नियंत्रित कर कई अन्य बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में स्वास्थ्य प्रभाग के साथ ही कार्यक्रम में समय हो चला है कल्प विराम का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज, जल्द लौटेंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। विराम के बाद पुनरपि स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। प्राणायाम करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है।
श्वसन प्रक्रिया बेहतर बनाने और श्वसन समस्याओं से बचाव में योग सहायक होता है। तो कौन कौन से आसन एवं प्राणायाम हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में उपयोगी होते हैं, आइए जान लेते हैं हमारे इस योग प्रभाग के माध्यम से। हमारे फेफड़े अच्छे होंगे तो शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा तो ब्लड का फ्लो अच्छा होगा, अबाधित रूप से होगा, और जब ऑक्सीजन का फ्लो शरीर में बेहतर होगा तो आप हर रोग से लड़ने की क्षमता जागृत कर लेंगे। आज हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ सरल से अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे उत्थान मंडूक आसन का अभ्यास। बहुत सरल है, प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। हाँ, बस जिनको घुटनों में बहुत अधिक दर्द है वो इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कर सकते हैं। वो भी कोशिश तो करें, ये सोच लेना कि अरे अरे मुझे तो ये समस्या है तो मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह से वज्रासन में आ जाना और दोनों पैरों के बीच में ऐसे आप गैप दे देंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप दे दीजिए। दाएं हाथ से बाएं कंधे को छूना, बाएं हाथ से दाएं कंधे को छूना। इस स्थिति में आप देख रहे हैं लंग्स का पूरा एक्सपेंशन है। इस स्थिति में 5 बार लंबी गहरी सांस लेना। ऐसा 5 बार कीजिए। दोनों हाथों को वापस ले आइए, अपने पैरों को भी वापस ले आइए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ये 1 राउंड है, आप इसके 2 राउंड तक कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास जो आपको करना है वो करना है भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन भी हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, उसका एक्सपेंशन करता है। और फिर बाल आसन सबसे सरल है। इस स्थिति में लेटकर आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। तो इसके लिए हम पहले भुजंगासन करते हैं, जिसके लिए आप पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हथेली जमीन पर, दोनों कोहनी जमीन पर, ठुड्डी जमीन पर, सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना, सीना ऊंचा उठाना, पूरा जो इसका बल है आपका वो रीढ़ पर आ जाए, चेस्ट का एक्सपेंशन हो जाए। सांस छोड़ते हुए वापस। दोनों हाथों का तकिया बनाकर शरीर को ढीला छोड़ दें। इसका अभ्यास आप 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। बाल आसन के लिए दायां पैर सीधा रहेगा तो दायां ही हाथ सीधा कर लीजिए, बायां हाथ 90 डिग्री पर ले आइए तो बाएं पैर को भी 90 डिग्री पर ले आइए। इस स्थिति में कम से कम 3 मिनट तक लेटें, सांस नॉर्मल चलती रहे। इस 3 मिनट की अवधि में आप इसे दूसरी ओर भी दोहरा सकते हैं। छोटे से बालक की तरह बाल आसन का अभ्यास। वापस कैसे आएंगे? हाथों का सहारा लेकर के धीरे से अपने आसन में बैठ जाना। कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि रात्रि में बहुत अधिक वर्कआउट ना करें। रात को वॉक पर जाने से उतना लाभ नहीं है जितना आप प्रातः काल वॉक पर जाएं, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं। कम से कम 20 मिनट वृक्षों के बीच में रहें। सूर्य की किरणों को अपने वक्ष पर, अपनी नाभि पर पड़ने दें। पानी खूब मात्रा में पिएं। बहुत अधिक तले हुए फ्राइड या जंक फूड से दूर रहें। कोशिश हमको ये करनी है कि हम सात्विक आहार लें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने। और योग प्रभाग के बाद अब क्रम संस्कृत सीखने का। संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में जान लेते हैं एक ऐसे शब्द स्वरूप के बारे में जो वस्तुतः 2 शब्द हैं, पर लेखन की अविचारित परंपरा के कारण हम और आप उसे एक ही शब्द समझ लेते हैं। कौन से हैं वे 2 शब्द और क्या है उनके लेखन की शुद्ध विधि, यह बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। नमस्कारः। संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्षायां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अहमेष नारायण दत्तमिश्रः। अक्षरों, शब्दों और वाक्यों से संबद्ध शुद्धि और अशुद्धि का संज्ञान हमें हो और हम यह सब कुछ समझकर शुद्ध प्रयोक्ता बन सकें, अर्थात संस्कृत के संस्कृतत्व की संरक्षा कर सकें। एतदर्थ ही हम आपके समक्ष आते हैं संस्कृत पाठशाला की प्रस्तुति के साथ। संस्कृत पाठशाला की आज की कड़ी में कर लेते हैं ऐसे शब्दों के लेखन के बारे में विशेष चर्चा जो मूलतः संस्कृत के 2 शब्दों या पदों से मिलकर बनते हैं,
पर इनके लेखन के अत्यंत चिरपरिचित व्यवहार को देखकर हम में से कई संस्कृत अनुरागियों और संस्कृतज्ञों को भी यह भ्रांति हो जाती है कि वे शब्द दो नहीं अपितु शब्द एक ही है। देखिए, वे शब्द हैं अथवा, जिन्हें हम साधारणतः शब्द संहति के रूप में या एक शब्द के रूप में ही समझा करते हैं। इस शब्द संहति के उच्चारण में भी हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं से कुप्रभावित होकर हम अथवा इस रूप में अशुद्ध उच्चारण कर जाते हैं। तो सबसे पहले अथवा नहीं अथवा ही यह शुद्ध उच्चारण हृदयंगम कर लें। अब बात पुनरपि अथवा इस शब्द संहति के लेखन के बारे में कर लेते हैं। देखिए, संस्कृत और संस्कृत से प्रभावित अन्य भाषाओं के जानकार भी अथवा को एक शब्द समझकर और कभी कभी तो दो शब्दों की संहति समझने वाले विशेष जानकार भी इसे एक साथ अर्थात बिना किसी अवकाश या गैप के साथ लिख दिया करते हैं। यहाँ संभवतः उनका दोष उतना भी नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा अथ और वा इन दो शब्दों को एक साथ ही तो शीघ्रता के साथ उच्चरित या व्यवहृत किया जाता है। पर यह जान लीजिए कि अथ और वा इन दो शब्दों की कोई संधि नहीं हुई है और न ही यहाँ किसी सामासिक शैली का प्रयोग हुआ है कि इन दो शब्दों को एक साथ ही लिखा जाना चाहिए। पर हाँ, पुरानी और नई संस्कृत के पुस्तकों में या कहें कि उन पुस्तकों के प्रकाशन में यह अवश्य अथवा इस श्लिष्ट रूप में ही हमें मुद्रित दिखता है। पर यह एक अशुद्ध ही है, क्योंकि इस तरह दो शब्दों को जिनके मध्य समास या संधि जैसे व्याकरण परक व्यवहार की अपेक्षा ही नहीं है, उन्हें एक शब्द की तरह लिखित रूप में व्यवहृत किया जाना अशुद्ध ही तो कहा जाएगा। देखिए, दो शब्दों की संगति का एक उदाहरण है प्रत्युत। प्रति और उत इन दो अव्ययों से मिलकर अर्थात संधि की अपेक्षा के बाद अपने रूप में हमें दिखता है, जो सर्वथा शुद्ध है। पर यहाँ अथवा इस उदाहरण में संधि या संहति जैसी अपेक्षा है ही नहीं। अतः अथवा को अथवा इस रूप में लिखा जाना ही सर्वथा शुद्ध या श्रेयस्कर है। वैसे इतने प्रतिपादन के बाद भी अभी भी कुछ संस्कृत प्रेमियों को यह अवश्य लगेगा कि अथवा का यूं साथ साथ लिखा जाना अशुद्ध नहीं है, आर्ष या निपातन जैसा कुछ है, ऐसा मान लेना चाहिए, क्योंकि परंपराया यही व्यवहार विद्वानों के लिखे ग्रंथों में दृष्टिगत होता रहता है। पर अब निरक्षीर विवेक का अवलंबन कर बिना किसी पूर्वाग्रह या दुराग्रह के आप सभी यह समझ चुके होंगे कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि प्रोह्यम नवमित्यवध्यम, अर्थात जो पुराना है वही शुद्ध है, बेहतर है, और जो कुछ नया विचारित आयास है वह निंदनीय है। ऐसा नहीं है, क्योंकि संतः परीक्षान्यतरद भजन्ते मूढ़ः परप्रत्ययनेय बुद्धिः, अर्थात समझदार लोग तो अपने विवेक से ऐसे विषयों के परीक्षण के बाद ही अच्छे बुरे या शुद्ध अशुद्ध का निर्णय करते हैं, जबकि अल्पज्ञ की बुद्धि सुनी सुनाई बातों पर ही टिकी रहा करती है। अस्तु, अब बढ़ते हैं पाठशाला की आज की कक्षा में। अथवा को उचित रूप में लिखे जाने के अधिगम को अब कर लेने का है समय दृढ़। तो इस शब्द संगति के साथ संस्कृत के कुछ वाक्यों का अब कर लेते हैं प्रयोग। अहम सूचयामि अथवा बोधयामि, मैं सूचना दे रहा हूं अथवा समझा रहा हूं। एक और वाक्य है, रिक्ते समये बालकः स्वपिति अथवा क्रीडति, खाली समय में बालक सोता है अथवा खेलता है। अब एक और वाक्य का कर लेते हैं अभ्यास। सुकर्मभिः स्वकैः सह मनुष्यः अथवा देवः, अपने अच्छे कर्मों से वह मनुष्य है अथवा देव। तो ऐसे ही अन्य वाक्यों का आप भी उच्चारण के साथ लिखकर करते रहे अभ्यास, जिससे अशुद्ध उच्चारण और अशुद्ध लेखन से स्वयं को दूर रखते हुए आप और हम सभी बन सकें सर्वथा शुद्ध, परिष्कृत और अत्यंत वैज्ञानिक संस्कृत भाषा के सर्वथा शुद्ध प्रयोक्ता। तावत् पुनरपि आगमिष्यामः किमपि नवीनं शिक्षण विषयं स्वीकृत्य इति सूचयन् नमामि सर्वान्। तो कार्यक्रम में पंचांग, सुभाषित, स्वास्थ्य मंत्र, योगासन एवं संस्कृत पाठशाला की प्रस्तुतियों के बाद प्रभात की इस वेला में अब समय है आपसे अनुमति लेने का। भारतीय ज्ञान एवं परंपराओं पर आधारित सुप्रभातम कार्यक्रम में कल इसी समय पुनः होगी आपसे भेंट। तब तक के लिए देखे हुए विषयों पर चिंतन व मनन करते रहिए।
स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।